इंसानी सभ्यता ने जितनी भी खोजें की हैं उनमें से अधिकतर युद्ध काल में हुई। ऐसी ही एक कहानी है कैंसर के इलाज की। 2 दिसंबर 1943 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के विमानों ने इटली के एक पोर्ट पर यानी कि बंदरगाह पर बमबारी कर दी, जिसमें मित्र राष्ट्रों के करीब 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि असली भयावहता आनी सामने बाकी थी। इस पोर्ट पर खड़ा एक जहाज जॉन हावी एक सीक्रेट कंटेनर लेकर चल रहा था, जिसमें 2000 मस्टर्ड बॉम्ब रखे थे। मित्र राष्ट्रों को डर था कि हिटलर कहीं केमिकल युद्ध की शुरुआत न कर दे। उस स्थिति में जवाब देने के लिए ये केमिकल बॉम्ब्स ला करके रखे गए थे। जर्मनी के हमले में मस्टर्ड गैस का तरल पदार्थ आसपास के पानी में फैल गया। हमले से बचने के लिए जब सैनिक पानी में कूदे, वो इस गैस के संपर्क में आए और अगले 24 घंटों के भीतर उन पर मस्टर्ड गैस के जहर का असर दिखने लगा। कई सैनिकों की दर्दनाक मौत हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ऐसे किसी भी हादसे से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह खबर बाहर आ गई तो जर्मनी इसका फायदा उठाकर केमिकल वॉरफेयर शुरू कर देगा। मस्टर्ड गैस के असर से 83 लोगों की मौत हुई, वहीं 616 गंभीर रूप से बीमार हुए। इन बीमार लोगों का सीक्रेट इलाज किया गया बिना किसी को बताए। इस दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि मस्टर्ड गैस से कोशिकाओं के बंटवारे पर असर पड़ता है। सेल डिवीजन यानी बंटवारा माने उनके बढ़ने पे, उनकी ग्रोथ पे। ये डॉक्टर्स के लिए यूरेका मोमेंट था, क्योंकि यह तरीका कैंसर कोशिकाओं के फैलने को रोक सकता था। तो इसी तरह पहली बार कैंसर के उस इलाज की शुरुआत हुई जिसे आज हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये कि हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज जन्मदिन है एक ऐसे वैज्ञानिक का जिसने कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली उस दवा की खोज की जिसका इस्तेमाल उनकी मौत के 70 साल बाद तक किया जा रहा है। इनका नाम था येल्लाप्रगद सुब्बाराव। सुब्बाराव भारतीय वैज्ञानिक थे। सुब्बाराव के साथ काम कर चुके जॉर्ज हिचिंग्स, जिन्हें 1988 में मेडिसिन का संयुक्त नोबेल मिला, उनका कहना था सुब्बाराव की कई खोजें सामने नहीं आ पाई। उन्हें दोबारा खोजा गया क्योंकि उनके एक साथी ने ईर्ष्यावश उनकी खोजों को सामने नहीं आने दिया। इत्तेफाक की बात देखिए कि हिचिंग्स को कीमोथेरेपी में ही नोबेल पुरस्कार मिला था कीमोथेरेपी के लिए, जबकि सुब्बाराव की जिंदगी गुमनामी में ही बीत गई। दुनिया छोड़िए, भारत में भी कई लोग उनका नाम नहीं जानते। क्या थी इस महान भारतीय वैज्ञानिक की कहानी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से पहले आपको बताएं कि आज की तारीख यानी 12 जनवरी का संबंध स्वामी विवेकानंद से भी है। आज के दिन साल 1863 में उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कहानियां हम पहले के एपिसोड्स में सुना चुके हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, सुब्बाराव की कहानी। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी के नजदीक एक स्थान है भीमावरम। यहीं साल 1895 में 12 जनवरी को येल्लाप्रगद सुब्बाराव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जगन्नाथम सुब्बाराव था, जो रेवेन्यू सर्विस में काम करते थे। घटनाएं ऐसी घटी कि जब जगन्नाथम सुब्बाराव को अर्ली रिटायरमेंट ले लेना पड़ा तो पेंशन से घर का गुजारा चलने लगा। इसी बीच जगन्नाथम को बेरी नाम का रोग लग गया, जिससे घर की हालत और खस्ता हो गई। 7 भाई बहनों में से चौथे नंबर के सुब्बाराव का मन पढ़ाई में नहीं था। एक बार अपने भाई के साथ वो घर से भाग भी गए ताकि बनारस जाकर केले बेच सके, लेकिन नाव वाले ने सुब्बाराव की माताजी को ये प्लान बता दिया और उनका बनारस जाने का प्लान हो गया फेल। सुब्बाराव ने 2 बार 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन दोनों बार फेल हो गए। उनकी माताजी ने तब अपने गहने बेचकर उन्हें मद्रास भेजा। मद्रास में रहते हुए सुब्बाराव रामकृष्ण मिशन के प्रभाव में आए और उनकी जिंदगी कुछ पटरी पे आई। मद्रास में रहते हुए उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया। पढ़ाई के दौरान वो महात्मा गांधी से इतने प्रभावित हुए कि विदेशी चीजों का त्याग किया उन्होंने। सर्जरी के प्रोफेसर हुआ करते थे उन दिनों MC ब्रैडफील्ड ने एक रोज देखा कि सर्जरी की ट्रेनिंग के दौरान एक लड़का खादी पहनकर आया है, जो कि नियमों के खिलाफ था। ब्रैडफील्ड इतने खफा हुए कि उन्होंने सुब्बाराव को सर्जरी रूम से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, इस कारण उन्हें MBBS की डिग्री भी नहीं मिल पाई और इसके नतीजे में उन्हें LMS की डिग्री से संतोष करना पड़ा। सुब्बाराव ने आगे की पढ़ाई के लिए US जाने का निश्चय किया और 1921 में उन्हें हार्वर्ड में दाखिला भी मिला, लेकिन ऐन मौके पर पैसे की कमी ने उनका जाना कैंसिल करवाया। इस दौरान उनके 2 भाई भी पेट की बीमारी से चल बसे। जिस बीमारी से उनकी भाइयों की मौत हुई थी उसे ट्रॉपिकल स्प्रू कहकर बुलाते थे। तब आगे चलकर इसी बीमारी के लिए दवा की खोज सुब्बाराव ने ही की, लेकिन वो आगे की कहानी है।
यूएस न जा पाने से निराश सुब्बाराव ने मद्रास मेडिकल सेवा में प्रवेश की कोशिश की। जब ये जतन भी काम नहीं आया तो उन्होंने मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली। यहां सुब्बाराव ने आयुर्वेद पर शोध किया। सुब्बाराव ट्रॉपिकल मेडिसिन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए कुछ साल मद्रास में काम करने के बाद उन्होंने एक और बार दोबारा यूएस जाने का प्रयास किया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की रिसर्च का लेखा जोखा लिखा। हार्वर्ड में ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन रिचर्ड स्ट्रॉन्ग ने जब देखा कि सुब्बाराव का काम आयुर्वेद में है, उन्होंने दाखिले से इनकार कर दिया। सुब्बाराव हताश नहीं हुए, उन्होंने एक और बार कोशिश की और इस बार कोशिश रंग लाई और उन्हें ट्रॉपिकल मेडिसिन में दाखिला मिला। हालांकि एक बड़ी दिक्कत थी पैसे की, पैसे नहीं हो पाए थे अभी तक, इतने अचीवमेंट्स, इतनी मेहनत के बाद भी। कुछ दोस्तों और उनके ससुर ने उनकी मदद की तब, और किसी तरह 2500 रुपये जमा कर सुब्बाराव अमेरिका के लिए रवाना हुए। हालांकि तब अमेरिका पहुंचने का किराया ही 1300 रुपये होता था। अगले 1 साल तक पढ़ाई करते हुए उन्होंने पीटर ब्रेंट ब्रिघम अस्पताल में नौकरी की और उससे कमाए पैसों से काम चलाया। इस दौरान उन्हें रात में यूरिनल्स की सफाई भी करनी पड़ती थी। सोचिए कितनी मेहनत करने को, कितने जतन करने को ये वैज्ञानिक तैयार था। जून 1924 में उन्हें ट्रॉपिकल मेडिसिन में डिप्लोमा मिला। इसके बाद उन्होंने बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हुए साइरस फिस्क नाम के एक वैज्ञानिक के अंतर्गत काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने शरीर में फास्फोरस का पता लगाने की एक विधि इजाद की, जिसे उसी समय जीव रसायन के पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया। हार्वर्ड में रहते हुए उन्होंने लगभग 1 दशक तक रिसर्च की, हालांकि उन्हें वहां सीनियर फैकल्टी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। सुब्बाराव के कलीग नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज हिचिंग्स का कहना था कि सुब्बाराव की हार्वर्ड में की गई कई खोजों को साइरस फिस्क ने ईर्ष्यावश बाहर नहीं आने दिया। 1940 में सुब्बाराव ने लेडरले प्रयोगशाला ज्वाइन की। यहां उन्हें रिसर्च निदेशक का पद मिला और 8 साल तक वो इस पद पर कार्यरत भी रहे। इस दौरान उन्होंने विश्व युद्ध में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों के लिए मलेरिया की नई दवाएं खोजी। वही एक खतरनाक बीमारी फाइलेरिया के लिए हेट्रोजन नाम की दवा भी इजाद की। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर बेंजामिन ड्रगर के साथ मिलकर ऑरियामाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक की भी खोज की। खास बात यह कि जब 1995 में भारत के महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में प्लेग फैला तो डॉक्टर सुब्बाराव की दवाओं ने लोगों की जान बचाई। इसके अलावा अपनी तमाम खोजों के बावजूद डॉक्टर सुब्बाराव और वैज्ञानिकों की तरह मशहूर नहीं हो पाए। उस दौर में एक भारतीय लेखक हुआ करते थे, गोविंद बिहारी लाल, जो विज्ञान के विषयों पर लिखते थे। आगे चलकर वो पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी भी बने। 1944 में उन्होंने अखबार में एक कॉलम लिखा जिसमें न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में लुकेमिया की बीमारी से जूझ रहे एक मरीज की कहानी थी। लुकेमिया यानी एक प्रकार का कैंसर। मरीज का इलाज टेरोटेरिन नाम की एक दवाई से किया जा रहा था, जिससे दर्द में कुछ राहत मिलती थी। लाल ने लिखा कि इस दवाई को बनाने वाले शख्स भी इत्तेफाक से हिंदुस्तानी थे, यानी येल्लाप्रगद सुब्बाराव। इसके 2 साल बाद लाल ने एक और आर्टिकल लिखा। इस बार कहानी थी एक 8 साल के बच्चे की जिसे लुकेमिया हो गया था, लेकिन इस बार दवाई कुछ और दी जा रही थी। इस दवाई का नाम था एमिनोप्टेरिन। यह दवा पिछली दवा से कुछ ज्यादा कारगर थी। हालांकि इसके कुछ महीने बाद बच्चे को एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब की उससे ओरियोमाइसिन नाम की दवा दी गई, जिससे इन्फेक्शन सही भी हुआ। लाल ने लिखा कि टेरोप्टेरिन की ही तरह एमिनोप्टेरिन और ओरियोमाइसिन दवाएं भी सुब्बाराव की ही देन थी। एमिनोप्टेरिन के बाद डॉक्टर सुब्बाराव ने एक और दवा इजाद की, मेथोट्रेक्सेट नाम की। इस दवा का इस्तेमाल तब से लेकर 21वीं सदी तक कीमोथेरेपी में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर सुब्बाराव ने फोलिक एसिड यानी विटामिन बी को लैब में सिंथेसाइज करने की विधि भी इजाद की। डॉक्टर सुब्बाराव की रिसर्च का महत्व आप इसी से समझ लें कि साल 2016 तक 25,000 मेडिकल रिसर्च पेपर्स में उनके काम को बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। अगस्त 1948 में हार्ट अटैक पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर एक अमेरिकी लेखक ने लिखा, आपने डॉक्टर येल्लाप्रगद सुब्बाराव के बारे में संभवतः कभी नहीं सुना, लेकिन यदि आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो उसमें उनका ही योगदान है और उनकी ही बदौलत आप और अधिक दिनों तक जी पाएंगे। इसी के साथ आज की तारीख का ये शानदार एपिसोड हम समाप्त करते हैं, जो डॉक्टर येल्लाप्रगद सुब्बाराव की महानता को समर्पित था। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने।